ठीक है सर, इतना ज़्यादा इजी आएगा। जी सर, टफ नहीं है। ये कहाँ स्टार्ट करें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। 16 इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि 16 में आपका फिजिकली सामने बैठना जरूरी है। क्यों? तो उसमें हम ये एक चीज आज पढ़ाई है, एक टॉपिक पढ़ाया है, वो आपसे पूछा जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझ आएगा। फिर दोनों टॉपिक जब आपको समझा दी जाएंगे, फिर तीसरा टॉपिक फिर समझ आएगा, तीनों को मिलाकर फिर चौथा टॉपिक बनता है। इसलिए क्या है कि 16 चैप्टर जो है जब आपकी क्लास रेगुलर स्टार्ट होगी उस वक्त पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप मैंने चैप्टर नंबर जो है 17 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 17 जो है ये है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। ज्यादातर ये चैप्टर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आमतौर पर बच्चों से इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता हूँ और वो इसकी डेफिनेशन वगैरह बता देते होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका स्टार्ट वाले जो है टॉपिक्स जो है, क्योंकि अक्सर बच्चों को आते होते हैं, स्वयं बच्चों को जो कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं उनके प्रॉब्लम होता है, बाकी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें सबसे पहले है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। ये चैप्टर पूरा है फिजिक्स ऑफ सॉलिड। इसमें हम सॉलिड चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या है, फिजिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स, जो डील करती है किसको? नेचर एंड प्रॉपर्टीज। इसमें हम नेचर को और प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, किसकी? मैटर की। अब मैटर की भी आपको पता है चार फॉर्म में है, कौन कौन सी है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है और प्लाज्मा है। किस फॉर्म में होगी? सॉलिड फॉर्म। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the nature, ये लिखा भी है, it is a branch of physics which deals with the nature and properties of a matter। हम मैटर की नेचर और प्रॉपर्टी स्टडी करें। कौन सा मैटर? इन द सॉलिड स्टेट, जो कि सॉलिड स्टेट फॉर्म में, लेकिन चारों में से एक स्टेट उसकी सॉलिड है, हम उसके प्रॉपर्टीज नेचर को स्टडी करेंगे। इसका नाम क्या है? फिजिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या है ये सबको आपको पता है। सॉलिड हमारे पास क्या है? वो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं जिसकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या है इसकी शाबाश? एन एलिमेंट और कंपाउंड विद डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। उसको हम सॉलिड का नाम देते हैं। अब ये क्रिस्टल किसे कहते हैं? ठीक, मैंने बताया था इंसान छोटी छोटी चीजें हैं, ये डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। तो क्रिस्टल क्या है? द सबस्टेंस इन व्हिच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस are arranged in definite pattern। तो वो सब्सटेंस जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम अरेंज करेंगे एक डेफिनेट पैटर्न में, इज कॉल्ड क्रिस्टल। और आपको पता है क्रिस्टल होता है, इसका क्या होता है? हमारे पास जो क्रिस्टलाइन होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और थ्रू आउट क्या होता है हमारे पास? ये इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब देखो मैं क्रिस्टल की डेफिनेशन, सबस्टेंस इन व्हिच एटम्स, molecules or ions are arranged in definite pattern is called crystal। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हम सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स के अंदर। कौन कौन सी है? एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी हमारे पास कौन से बच्चों? अमॉर्फिस या ग्लॉसी सॉलिड, और तीसरी है पॉलीमेरिक सॉलिड। तो हमारे पास सॉलिड्स 3 किस्म के हो गए, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फिस और पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, और थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ये क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर आप एक जगह पर इसका स्ट्रक्चर नोट करें, फिर कहीं और नोट करें, फिर कहीं और नोट करें, तो हमेशा क्या रहेगा? ये कांस्टेंट रहेगा। इसका स्ट्रक्चर पूरे ही मैटर सॉलिड के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनी? a solid having the regular arrangement of atoms or molecules or ions, ठीक है। and throughout the structure हमारे पास क्या रहेगा? it remains constant throughout structure, it is called crystalline solid। उसमें क्या होता है?
नेबरिंग ऑफ एवरी मॉलिक्यूल आर अरेंज एट रेगुलर डिस्टेंस। इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर एटम या मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, वो रेगुलर रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये नहीं होता कि पहले एटम और दूसरे एटम का डिस्टेंस कुछ और है, दूसरे तीसरे का डिस्टेंस कुछ और है, तो थ्रू आउट ये डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, द नेबरिंग ऑफ एवरी मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड दिस पैटर्न रिमेन्स कांस्टेंट। और ये पैटर्न जो है हमेशा से क्या रहता है, कांस्टेंट। तो क्रिस्टलिटी क्या रहती बनी, एज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा या आयन होगा, और थ्रू द स्ट्रक्चर ये क्या रहता है, हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। क्लियरली उसमें जो है हर मॉलिक्यूल का जो नेबरिंग होता है वो उनके दरमियान में क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, रेगुलर रहता है, कांस्टेंट रहता है, और थ्रू द स्ट्रक्चर इसमें चेंज नहीं होता। ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर आप नोट करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में यस सर, क्योंकि मुझे मिटा के लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह बहुत कम है। तो अब इसकी एग्जांपल जो है इन मेटल्स, ये अपना ज़बानी कोर्स है अपना, क्रिस्टलाइन की एग्जांपल है, ठीक है ना। इन मेटल्स, मेटल्स के अंदर कौन से आते हैं बच्चों आपके पास, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, चलो मैंने ऐड नहीं दिया, ETC। तो मेटल के अंदर ये होगा इन कंपाउंड, और भी है मैंने सारे लिखे। कंपाउंड्स के अंदर जो है क्रिस्टलाइन की एग्जांपल जो हमारे पास है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर इसकी एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद हमारे पास सिरामिक के अंदर जो है इसकी एग्जांपल जो है इन सिरामिक, और इसकी एग्जांपल है जिरकोनियम। जिरकोनियम जो है ये भी क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो है हमने मेटल्स के अंदर बता दिया कॉपर है, आयरन है, जिंक है। कंपाउंड के अंदर मैंने बता दिया सोडियम क्लोराइड है, और सिरामिक के अंदर हमने बता दिया कौन सा है हमारे पास, जिरकोनियम है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने तीनों के अंदर, मेटल के अंदर भी होते हैं क्रिस्टलाइन, कंपाउंड के अंदर भी होते हैं, और सिरामिक मटेरियल के अंदर भी होते हैं। ये आपके जो दाग वगैरह जो बनते हैं उसमें हम ज्यादातर जो मटेरियल आजकल यूज कर रहे हैं वो जिरकोनियम है। ठीक है, ये बहुत ही हार्ड है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े, डिटेल केमिस्ट्री वाले आपको जैसा पढ़ाते थे, हमने सिर्फ आपको सिर्फ नाम बता दिया है, बाकी डिटेल आपको वही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाए कि हमारे पास जो है जो हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका स्ट्रक्चर जो है सॉलिड का आपको पता है, स्टडी किया जा सकता है किससे, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन कैन बी स्टडीड with the help of X-ray diffraction. X-ray diffraction. So structure of the crystal can be studied with the help of the X-ray diffraction technique. तो हम X-ray diffraction technique की मदद से हम क्रिस्टल का क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। अब इनके दरमियान में देखें नेक्स्ट है कोहेसिव फोर्सेस। अब एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कौन सी होती है, कोहेसिव फोर्स कौन सी होती है, दोनों ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे कोहेसिव हो चाहे अट्रैक्ट कौन सी हो हमारे पास, चाहे एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स जो होती है वो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और एडहेसिव फोर्स जो होती है ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है ना। अब देखें
हमारे पास जो क्रिस्टल है इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। किस वजह से? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इनके दरमियान में कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर को क्या रखते हैं, ये मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये कोहेसिव फोर्स जो होती है इंटर एटॉमिक फोर्स होती है जो कि एटम्स के दरमियान में मौजूद होती है, और ये कोहेसिव फोर्स बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन क्रिस्टल ये हेल्प करती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की कि वो कहां रहेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये कोहेसिव फोर्स कौन सी है? इंटर एटॉमिक फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स कौन सी है? ये इंटर एटॉमिक फोर्स है। ये एटॉमिक फोर्स है बिटवीन किसके दरमियान में है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के दरमियान में होती है, जो केमिकल स्ट्रक्चर को क्या रखती है, ये मेंटेन रखती है। ठीक है, इसमें मैंने कहा मैं लिखूंगा प्लस में, और हर क्रिस्टल के लिए क्या होता है, एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्रिस्टल के दरमियान जितने भी सॉलिड है, सॉलिड में सिर्फ एक ही मोशन पाई जाती है, और वो कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन। सॉलिड में कौन सी मोशन होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स, एटम या क्या करते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ वाइब्रेट करते हैं और वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के नहीं। ठीक है ना, अगर आप इनके ऊपर फोर्स लगा, जैसे मार्कर में इस पे फोर्स लगा, तो जब तक इनके दरमियान में इंट्राटॉमिक डिस्टेंस चेंज होगा, इसकी शेप में चेंज नहीं आएगी। अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं या एटम है, मॉलिक्यूल, वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या करें, मीन पोजीशन को नहीं छोड़, वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि हम क्या करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्स्ट तो पहले एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन कम था, अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा दिया एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। एक ऐसी आएगी कि इसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इनके दरमियान ये बॉन्ड बनते हैं, ब्रेक होना शुरू होते हैं, तो फिर सॉलिड जो है वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है ना, तो वो उसका कौन सा पॉइंट बनाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट। तो जितने भी सॉलिड हैं इन सब पर एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मैं बता रहा था टेम्परेचर एट व्हिच ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या फ्रॉम वाटर फॉर्म दिस वाटर फॉर्म इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या है मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन? मेल्टिंग पॉइंट, तो मैंने भी आपको बताया कि मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, अ टेम्परेचर एट व्हिच ट्रांजिशन टेक प्लेस, टेम्परेचर at which transition takes place from solid to solid means water form, from solid to liquid, लिक्विड ये क्या है, डिसऑर्डर फॉर्म। तो ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर एट व्हिच ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, इस कॉल्ड क्या कहता है, मेल्टिंग पॉइंट।